तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, है ना। और इससे रिलेटेड जितने भी अवसर होते हैं यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर ही चलते हैं। जैसे जनसंख्या का अगर घटक का बात किया जाए तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। जनसंख्या का जो घटक होते हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं। यानी जनसंख्या को परिवर्तन करने वाले कारक बोला जाए तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, पहला हो गया जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। अब यहाँ पर देखेंगे, पहला मान लीजिए जन्म दर, दूसरा क्या हो गया मृत्यु दर और तीसरा हो गया प्रवास। अब यहाँ पर देखेंगे जन्म दर और मृत्यु दर अपने आधार से चलता है, ठीक है। जन्म दर और मृत्यु दर जो है अपने आधार से चलता है, लेकिन ये प्रवास जो है ना, प्रवास के लिए हमें इतने चीजों की जरूरत होती है। यहाँ पर जो ये लिखे हैं इसे आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग आगे चलते हैं कि पहले जन्म दर, क्या जनसंख्या को परिवर्तन कर सकता है जन्म दर? जनसंख्या को परिवर्तन, हाँ, जनसंख्या को परिवर्तन कर सकता है जन्म दर, हाँ कर सकता है ना। कि मान लेते अगर आज जनसंख्या 10,000 है तो कल 11,000 भी होने की संभावना हो सकती है। और अगर 10,000 है 11,000 नहीं हुआ तो 9,500 होने की भी संभावना हो सकती है। यानी कि बोल सकते हैं कि जनसंख्या में परिवर्तन जन्म दर और मृत्यु दर के कारण पक्का है कि होता है। और उसके साथ में मिलकर प्रवास भी होता है ना। किसी के यहाँ छठियारी मनाना है तो लोग आ भी जाते हैं, है कि नहीं, खाने पीने के लिए। और किसी के घर अगर जाना भी तो वहां भी चले जाते हैं। तो क्या होता है कि जहां पर गए वहां की जनसंख्या बढ़ा दी और जहां से वो गए वहां की जनसंख्या को घटा दी। तो ऐसी स्थिति में हम प्रवास का बात करेंगे। क्लियर है यहाँ पर? चलो फिर एक एक करके देखते हैं। अगर जन्म दर के कारक घटक के रूप में हमें उसका दर निकालना हो, किसी भी क्षेत्र का जन्म दर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ सिंपल एक लिखा गया, जन्म दर निकालने के लिए किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, यानी कि कोई वर्ष में गिना गया होगा जितना भी जनसंख्या, उसे लिख लेना है ऊपर में, ठीक है। उसके बाद किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, यानी कि देखा कैसे हम निकालेंगे कि मान लेते कोई वर्ष में कोई किसी भी जगह की जो जनसंख्या था वो 10,000 था, ठीक है। उसके मध्य में, यानी कि मान लो कि हम अभी 2021 में, ठीक है, 2021 में हम लोग, हाँ तो कर देता है 2020 में नहीं है 21वीं शताब्दी में हम लोग जैसे 2020 में है, ठीक है। किसी भी गांव का बात करते हैं, यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि एक गांव का बात करते हैं, एक गांव का बात करते हैं 2019 का, कब का, 2019 का बात करते हैं। 2019 में उस गांव का जो जनसंख्या था वो 10,000 था। कितना था? 10,000। उसके बाद हम 2020 में इसका देख रहे हैं कि 10,500 हो गया। कितना हो गया? 10,500। अब देखो यहाँ पर हमें जनसंख्या जो है केवल जन्म निकालना हो तो इसको हम माइनस करके निकाल लेंगे कि एक साल में कितना परिवर्तन हुआ, 500 का परिवर्तन हुआ। अगर जन्म दर निकालना हो तो क्या है कि एक किसी भी वर्ष का जनसंख्या लेना है और वहां से जब हम निकालना चाह रहे तब तक में उसमें कितना परिवर्तन आया उसे लेना है। यानी कि पहले तो देखें कि एक वर्ष में उसका 10,000 था, उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी, 10,000, ठीक है। और 2020 में निकालने का कोशिश करें तब तक ये कितना हो गया, 10,500। यानी निकालना किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, अगर हम देख रहे किसी वर्ष का 10,000 हो चुका था, यानी 10,000 था। उसके बाद हमें कुछ समय के बाद किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, यानी उसके बीच जब गिना गया था तब और अब में कितना जनसंख्या का परिवर्तन हुआ, यानी उसके मध्य में कितना बढ़ा। तो कितना बढ़ा, 10,000 था, हो गया 10,500, तो 500 बढ़ा। जब 500 बढ़ा तो यहां पर लिखेंगे 10,000 बटे में 500 और गुने में क्या करेंगे, 1,000। यहां पर 1,000 लिखना है, ठीक है। गुने में क्या करना है, 1,000। और इसे काट कुट करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा, जन्म दर। समझ आ गया? उसी प्रकार से मृत्यु दर का भी निकाल सकते हैं कि किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, यानी कि उस वर्ष में लोग कितने मरे थे, ठीक है, वो, और उसके बाद उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जो जनसंख्या था, यानी कितना जनसंख्या जन्म लिया, यानी जैसे मान लेते कि 100 जन्म लिया, उसमें से 20 मर गया, तो मृतकों की संख्या क्या होगी, 80। 20
मृतकों 100 जन्म लिया, 20 मर गया, तो मृतकों की संख्या कितना हुआ? 20 हुआ। अब उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या के और कितना मतलब मरा होगा, ठीक है, कितना मृत्यु दर हुआ होगा। जैसे 100 के लगभग में फिर से 50 जन्म हुआ होगा, फिर से 50 जन्म हुआ होगा। अब 50 जन्म हुआ होगा, उसमें से 50 ही लिखते हैं, 50 जब जन्म हुआ होगा उसमें से फिर दर्शकों का हो सकता है कोई किसी कारणवश मृत्यु हो गया होगा। तो पहले तो क्या था 100, उसमें से 20 हुआ और फिर 50 में क्या मिल गया? 10। तो इसे हम प्लस करेंगे, कितना हो गया पूरा? 30। वो दोनों मृत्यु दर को क्या किए? प्लस किए। जब निकाले थे उस समय का, जब से निकाले तब के लिए, और उसके बाद उस वर्ष के मध्य में मतलब कि अनुमानित जनसंख्या। अब देखो 100 में से 20 तो ये हो गए, तो क्या बचा इसमें? 80 बचा, और फिर बढ़ा था 50, उसमें से 10 तो निकल गया, 40। क्या बचा? 40, यानी 120। तो नीचे हो जाएगा 120 और ऊपर हो जाएगा 30, इस प्रकार से। और गुने में क्या करेंगे? 1000, और इसे भी निकाल लेंगे, निकल जाएगा। ये था मृत्यु दर और ये था जन्म दर। अब हम लोग चलते हैं प्रवास की ओर। प्रवास में हम लोग देखो क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो उद्गम स्थान। ये उद्गम स्थान क्या होता है, ठीक है? हाँ, क्या होता है उद्गम स्थान? उद्गम स्थान, हाँ? जहाँ से शुरू से रहते हैं, शुरू से रहते, यानी कि हमारा जन्म जहां होता है, या फिर मान लेते कि हम इस जगह पे हैं और हमें इस जगह पे जाना है, तो हम यहाँ से निकाल करके इस जगह पे पहुंचे, तो हमारा उद्गम स्थान कौन कहलाएगा? यहाँ जहां हम थे, ठीक है। हमारा उद्गम स्थान कहाँ? जहां हम रहते थे या रहते हैं, और जहां अपना भरण पोषण पूरी चीज को करते हैं। उसके बाद है गंतव्य स्थान। गंतव्य यानी कि जहां से निकले तो हमारा उद्गम हो गया, लेकिन जहां पहुंचे वो क्या हो गया? गंतव्य स्थान हो गया। यहां समझ में आ गया? गंतव्य भी समझ में आ गया। उसके बाद है आप्रवास, नए स्थान पर जाना या आना, ठीक है। किसी, जैसे हम यहाँ पर है, दूसरी जगह पे चले गए, तो वहां यहाँ के बदले में क्या कहलाएंगे? यहाँ के लोग कहेंगे क्या? वो चले गए, और वहां के लोग क्या कहेंगे? आ गए। तो किसी नए स्थान पर जाना या आना क्या कहलाएगा? आप्रवास। और उत्प्रवास, उत्प्रवास केवल जाना, केवल इसमें जाने का बात किया जाएगा। और लोग प्रवास क्यों करते हैं बताओ जरा? अपने बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन को जीने के लिए लोग प्रवास करते हैं, ताकि दूसरी जगह जाएंगे, थोड़ा सा धन वगैरह का अर्जित करेंगे, करते कि नहीं? और ये सभी क्या करते हैं? यहाँ पर जितने भी चीज लिखे हैं सब क्या करता है? जनसंख्या में परिवर्तन करता है। अगर ज्यादा सर, इसमें तो हाँ, ये जनसंख्या परिवर्तन के घटक है। हाँ, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर में सिर्फ मैथ पढ़ना हल्का सा, हाँ, थोड़ा सा मतलब उसमें निकाला जाता है, या फिर इसको केवल बता सकते हैं कि जन्म दर किस प्रकार से जनसंख्या को परिवर्तित करता है। कि जन्म दर अगर मृत्यु दर से बढ़ गया तो भी परिवर्तन कर दिया, और अगर मान लो कि जन्म दर और मृत्यु दर बराबर रहा तो क्या इसका परिवर्तन बनेगा? नहीं बनेगा। मान लेते किसी जगह पे 1000 व्यक्ति थे, किसी जगह पे 1000 व्यक्ति तो है, उनमें से क्या हुआ कि 500 जन्म लिया, पहले से 1000 है, और फिर बाद में 500 जन्म लिया, और फिर 2 दिन के बाद 500 मर भी गया। अब बताओ वहां की जनसंख्या में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं ना हुआ। कि जितना जन्म लिया उतना तो मर गया, 1000 के 1000 बचा कि नहीं? तो जनसंख्या में जन्म भी जो है, जन्म दर परिवर्तन करेगा, मृत्यु दर भी परिवर्तन करेगा। अगर जन्म दर कब मतलब जन्म दर कब परिवर्तन करेगा? जब मृत्यु दर से अधिक जन्म दर होगा, ठीक है। और मृत्यु दर कब परिवर्तन करेगा? जब जन्म दर से अधिक होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में जब अधिक होना शुरू हो जाएंगे तो इसका परिवर्तन तो निश्चित होगा कि नहीं? हाँ, इसमें सिर्फ प्रवास को अच्छी तरह से पढ़ना है। हाँ, अब इसमें तो ये क्लियर है ना। हाँ। अब क्लियर में अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, बाय मिस्टेक अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि जन्म दर या मृत्यु दर को हम कैसे निकालेंगे, तो जन्म दर निकालने के लिए किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म क्वेश्चन में दिया रहेगा। किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या क्या बढ़ा या घटा? जन्म दर है तो बढ़ाएगा नहीं, बढ़ेगा। तो जितना पहले था उसको अब वाला में घटा देना है, उसको नीचे लिख देना है। उसे क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे, और जो जितना पहले था उसे ऊपर, और उसे गुना करेंगे 1000 से, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मृत्यु दर निकालने बोला तो किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, यानी कितने डेथ किए थे एक साल में, किसी वर्ष का, जो भी वर्ष का निकाल दें। उसके बाद उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या, यानी कितना बढ़ा जनसंख्या, उस जनसंख्या को यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद उसे भी 1000 से
गुना चलेगा। क्लियर है यहाँ तक? और देख लेते हैं प्रवास। प्रवास जो है कि जनसंख्या परिवर्तन में सबसे बड़ा भूमिका निभाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लोग अगर कहीं कम जन्म और मृत्यु दर हो रहा है लेकिन प्रवास ज्यादा हो रहा है, चाहे वो उत्प्रवास के रूप में हो या फिर अप्रवास के रूप में। जहां पर देखिए उद्गम स्थान, जहां पर हम रहते हैं, जहां से हम किसी भी चीज को करना शुरू करते हैं, वो हमारा उद्गम स्थान हो गया, और गंतव्य स्थान किसी नए स्थान पर जाना। ठीक है यहाँ तक। अप्रवास नए स्थान पर आना या जाना। उत्प्रवास जिसको प्रवास के नाम से बोलते हैं, है ना, अपने बेहतर जिंदगी, बेहतर आर्थिक सामाजिक जीवन को बनाने के लिए दूसरी जगह पर जाते हैं, सो भी कुछ समय के लिए जाते हैं। ठीक है ना, और उसे क्या बोलते हैं? उत्प्रवास या प्रवास। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्रतिकर्ष कारक क्या है। ये प्रतिकर्ष कारक क्या होता है? प्रतिकर्ष का अर्थ पहले समझेंगे कि इसका बहुत से भाग बांट दिए। पहले बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, यहां से हो सकता है समझ में आ जाए, नहीं आ गया तो अभी हम समझाने वाले हैं। राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां, सामाजिक आर्थिक पिछड़े। सर वहाँ पर उस जगह पर बहुत सारे प्रॉब्लम आए जिसके कारण वहाँ के लोग दूसरे स्थान पर चले गए। गुड, बहुत अच्छा, समझ में आ गया यहाँ से। बट यानी कि प्रतिकर्ष कारक क्या है? यानी अगर किसी स्थान पे हम गए, वहां हमें परेशानी झेलना पड़ रहा है, तो वहां से भी लोग हटेंगे, तो वहां जनसंख्या का मतलब परिवर्तन होगा कि नहीं? तो वहां से अगर किसी जगह पे ज्यादा लोग हैं और वहां से हट रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी कि वहां पर ये सारी समस्याएं हैं। वहां अच्छी तरह से बेरोजगारी, मतलब रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी की समस्या है। रहने सहने की अच्छी जगह नहीं, ना खाने पीने का, ना सोने का, ना और कुछ का। उसके बाद राजनीतिक उपद्रव, वहां पर राजनीतिक वाले बहुत ज्यादा बोझ डालते हैं, है ना। उसके बाद प्रतिकूल जलवायु, यानी जैसा मौसम हमें चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद प्राकृतिक विपदाएं, बार बार वहां प्राकृतिक घटना होती रहती है। उसके बाद क्या? महामारी, और इसके कारण से महामारी, भूख प्यास, ये सब बढ़ती रहती है। और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, यानी कि इस सभी वजह जब होगा तो सामाजिक आर्थिक क्या होगा? पिछड़ापन होगा, वहां पर कुछ मिलेगा ही नहीं, लोग बेहाल हो जाएंगे। तो वैसी जगह को प्रतिकर्ष कारक के नाम से भी बोला जाता है। प्रतिकर्ष कारक में उदाहरण दें? हाँ, उदाहरण देकर के इसे ही डिफाइन कर दो ना, इसी को कॉमा में लिख दो। बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं से मिले क्षेत्र या हुए कारकों को हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या? अपकर्ष कारक। क्या देखेंगे? अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक में भी कुछ भागों को बांटा गया है। क्या दिख रहा है? क्या क्या है, जरा पढ़ो। क्या क्या है? जोर से, लाउडली स्पीक। कहाँ से पढ़ने से? अपकर्ष कारक को पढ़ना है। क्या है इसका भिन्नता? इसका अपकर्ष कारक में काम का बेहतर अवसर, दूसरा में रहन सहन की सही दशाएं, तीसरा में शांति व अस्थायित्व, चौथा में जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा, और फाइव में अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु। आप लोग सभी को समझ में आ रहा है? अब यहाँ अपकर्ष और प्रतिकर्ष में क्या कर? प्रतिकर्ष में हमें अच्छी सुविधा प्राप्त नहीं, ठीक है। वैसी जगह जहां पर अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां से लोग हट जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिकर्ष कारक, जिसमें निम्न समस्याएं होती है ना। उसके बाद हम चलेंगे अपकर्ष कारक। अपकर्ष यानी अपने और आकर्षित करने वाले, है ना, जहां पर हमें सारी कुछ अच्छी तरह से सही सही मिल सके। जैसे में काम के बेहतर अवसर, यानी वहां आसानी से काम मिल जाएगा, अच्छा खासा काम, अच्छा खासा मुनाफा, यानी लोग जिस प्रकार से रहना चाहते हैं उस प्रकार के अवसर वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है। रहन सहन की सही दशा, जहां भी हम रह रहे साफ सुथरा होना चाहिए, शांत स्वभाव के समाज होना चाहिए, है ना, लोग पढ़े लिखे शिक्षित होनी चाहिए। आगे शांति व स्थायित्व, जब रहन सहन की सही दशा होगा, काम असर सभी को होगा, तो वहां पर शांति तो बना ही रहेगा, अस्थायित्व सभी को अस्थायी रूप से रहेगा, बढ़िया से रहेगा। और जब ये तीनों रहेगा तो बोलो जीवन व संपत्ति की सुरक्षा होगी क्या नहीं? होगी ना, सभी अपने पर रहेंगे। और जब इतना सारा कुछ है तो इसका कुछ तो मतलब है कि वहां की जलवायु भी तो अनुकूल है, यानी जिस प्रकार की हमें मौसम या जलवायु चाहिए सारे हमें मिल रहे हैं, तभी तो वहां सब कुछ है। यहाँ तक क्लियर है सभी? क्या जनांकीय संक्रमक या संक्रमण है ना, इसके 4 भाग होते हैं। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था को ही अंतिम अवस्था कहा गया है।
जिसमें से देख रहे कि जनांकीय चक्र होता क्या है कि किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है, और यह परिवर्तन को क्या बोलते हैं? जनांकीय चक्र कहते हैं। यानी कि समझना क्या है कि जब मृत्यु दर ज्यादा कम, उसी तरह से जन्म दर ज्यादा और कम, ये होने की प्रक्रिया को ही जनांकीय चक्र कहते हैं। कि कभी जन्म दर ज्यादा हो गया, कभी मृत्यु दर ज्यादा हो गया, कभी जन्म दर कम हो गया, मृत्यु दर ज्यादा हो गया और कम हो गया, इस प्रकार से हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? जनांकीय चक्र। अब यहाँ पर देखिए, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और अंतिम अवस्था। चौथी को ही अंतिम, तो इसको अंतिम क्योंकि इसके बाद की अवस्था को चर्चित नहीं किया गया। तो यहाँ पहली अवस्था में क्या क्या आते हैं? पहली अवस्था में क्या है कि उच्च प्रजननशीलता व उच्च मर्यादा, ठीक है। यानी कि पहली अवस्था में रखा गया है कि ज्यादा जन्म दर होता है तो ज्यादा मृत्यु दर भी होगा, ये रखा गया। महामारी और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति, इसमें महामारी भी होगा, भोजन किसी को मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि एक अगर घर का परिवार का अगर बात करते हैं, एक घर में अगर 20-25 लोग हैं, कमाने वाले एक है, तो बताओ ये चीज होगा कि नहीं? होगा, बिल्कुल होगा ना। और इसी चीज में अगर जनसंख्या को बांट दिया जाए और लोग कमाने वाले 8-10 हो जाए, खाने वाले 2-4, तो क्या अच्छी स्थिति बनी रहेगी, दूसरी अवस्था की ओर बढ़ सकती है। आगे जनसंख्या वृद्धि का धीमी होना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उच्च प्रजनन भी हो सकता है, उच्च मर्यादा भी हो सकता है, या फिर जनन में धीमे भी हो सकता है और मृत्यु उच्च हो सकता है, ठीक है। और अगर मृत्यु उच्च हो गया, नीच हो गया, तो उच्च में क्या चला जाएगा? प्रजनन चला जाएगा। उसके बाद अधिकतर लोग कहाँ कार्यरत होते हैं? कृषि में। और कृषि ज्यादा लोग कौन करते हैं? जो ज्यादातर अशिक्षित होते हैं। और ये क्या होते हैं? प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं इसमें, यानी कि जो काम करने वाली या कोई भी औजार वगैरह होते सीमित होती, छोटी मोटी होती। ऐसे भी खेती बाड़ी करने वाले अगर अशिक्षित लोग हैं तो क्या बड़े बड़े औजार रखेंगे, बड़े बड़े मशीन रखेंगे? नहीं, क्योंकि उसके बारे में उसे नॉलेज या ज्ञान है ही नहीं। तो ये हमारे सब आ गए किस अवस्था में? पहली अवस्था। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी अवस्था का। दूसरी अवस्था में क्या? प्रारंभ में, यानी शुरू में प्रजननशीलता जो ऊंची बनी रहती है और बाद में समय के साथ साथ घट जाती है। यह अवस्था घटती हुई मृत्यु दर के साथ आता है ना। जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा जनन हो गया, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार से बीमारी फैली, वो समय के साथ साथ में कम हुआ और कम होने के साथ में मृत्यु दर के और घटती हुई आती चली जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब मृत्यु दर बढ़ेगी तो प्रजनन कम हो गया, और जब प्रजनन कम होगा तो मृत्यु दर भी कम हो जाएगा, समय के साथ में यह परिवर्तित होगा। और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं और स्वच्छता में सुधार के साथ मर्यादा में कमी आती है। दूसरी अवस्था में थोड़ी बहुत सुधार की जाती है। अगर स्वस्थ रहेंगे, अपने दशा को स्वच्छता रखेंगे, यानी अगल बगल भी साफ सुथरा रखेंगे, तो उसमें क्या होगा? सुधार होगा हमारा सामाजिक पर्यावरण, और मृत्यु जो है वो कम होगा। कम होगा कि नहीं? क्योंकि हम सब क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। अब जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग अधिकतम होता है, और इस प्रकार से जब ये मर्यादा जो है यानी कि मृत्यु दर कम होगी, तो बोलो जनसंख्या में अधिकतम बढ़ेगी कि नहीं? वृद्धि होगी कि नहीं? वृद्धि होगी। ये हमारी कौन सी दशा थी? दूसरी अवस्था। अवस्था बोलेंगे, दशा नहीं बोलेंगे, है ना। दूसरी अवस्था। इस प्रकार से देखेंगे तीसरी अवस्था और अंतिम अवस्था। अब देखते हैं हम लोग क्या तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में क्या है कि आरंभ में प्रजननशीलता जो ऊंची बनी रहती है, ठीक है, जन्म दर जो है क्या होती है? ऊंची बनी रहती है। ये भी दूसरी अवस्था की ओर चलती है। दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? यहां पर परिवर्तन है। लास्ट का पॉइंट है कि जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है, और उसमें क्या लिखा गया? कम, निम्न होता है, यानी कम होता है। परिवर्तन यहाँ पर थोड़ा सा इस अवस्था में यही हुआ। बाकी बात आरंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, यह भी अवस्था के साथ में घटती या कम होती है, ठीक है। फिर स्वास्थ्य संबंधी दशाओं और स्वच्छता में सुधार के साथ आती है, और इसके वजह से ये शुद्ध जो है उच्च बनी रहती है जननशीलता है इसका। अगर हम अंतिम अवस्था का बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से सुधार होती है, ठीक है। अंतिम अवस्था में क्या होती है? पूरी तरह से सुधार होती है। प्रजननशीलता और मर्यादा दोनों अधिक घट जाती है, यानी लोग शिक्षित होते हैं तो जनसंख्या को नियंत्रण करना शुरू करते हैं,
ठीक है, दोनों निरंतर रूप से घटे जाते हैं। घटने का मतलब ये हो गया कि अगर 100 जन्म हो रहे थे 100 मृत्यु के रूप में इस तरह से, या 50 मृत्यु के रूप में लोगों का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। आगे है कि जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या तो मंद हो जाती है, या तो कुछ समय के लिए बिल्कुल ही रुक जाती है, या फिर बहुत धीरे गति से होने लगती है, या तो बढ़ती है धीरे गति से या तो घटती है धीरे गति से। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, ठीक है, जहां भी लोग रहते हैं वो शिक्षित हो जाते हैं और एक अच्छी खासा अपना जिंदगी को बिताते हैं। इनके पास तकनीकी ज्ञान होता है, तकनीकी कर देंगे इसे, तकनीकी ज्ञान होती है, ठीक है। उसके बाद ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार जो है आकार को नियंत्रित करती है, अपनी जनसंख्या को ज्यादातर बढ़ने नहीं देती, उसे क्या करती है, नियंत्रित करके रखती है। इस प्रकार से ये भी जनांकीय संक्रमण जो है क्लियर हो गया। कितने भाग में बांट करके, 4 भागों में, प्रथम से लेकर के अंतिम। क्लियर हो गया, चलो बहुत अच्छा।